Bismillahirrahmanirrahim. Today's topic of discussion is हाई यील्ड पॉइंट्स ऑफ टॉक्सिकोलॉजी। तो टॉक्सिकोलॉजी वाले टॉपिक के ऊपर एक वीडियो में बना चुका था जिसके अंदर मैंने स्पेशल टॉक्सिकोलॉजी के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को कवर किया था, लेकिन आपने कहा था कि इसके ऊपर पार्ट 2 वीडियो या एक और ऐसी वीडियो बनाओ जिसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंट्स कवर हो सके। तो स्टार्ट करते हैं फिर आज की इस वीडियो को, लेकिन आपने वीडियो को अभी से ही लाइक कर देना है, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना है। तो टॉक्सिकोलॉजी के अंदर किसको स्टडी करते हैं? पॉइजन्स को स्टडी करते हैं, और कुछ पॉइजन्स को हम सुसाइडल पर्पस के लिए इस्तेमाल करते हैं, कुछ को होमिसाइडल पर्पस के लिए इस्तेमाल करते हैं। अगर आपसे कोई एग्जाम में सवाल पूछे कि सबसे ज़्यादा जो आइडियल पॉइजन है जिससे हम सुसाइड कर सकते हैं, तो जो द आइडियल पॉइजन फॉर सुसाइड, जो सुसाइड के लिए सबसे ज़्यादा जो अच्छा पॉइजन होता है या आइडियल पॉइजन है वो होता है साइनाइड। ठीक हो गया, साइनाइड सबसे ज़्यादा आइडियल पॉइजन है। अगर आपसे कोई पूछे आइडियल पॉइजन फॉर होमिसाइडल किलिंग या किसी को मारना है, तो इसके लिए आप आर्सेनिक का यूज़ कर सकते हो या फिर आप थेलियम का यूज़ कर सकते हो। ओके, और सबसे ज़्यादा जो लीथल पॉइजन होता है ये तो हो गया आइडियल पॉइजनिंग। और अगर आपसे कोई पूछे कि सबसे ज़्यादा जो लीथल पॉइजन होता है, जो सबसे ज़्यादा खतरनाक होता है, तो वो होता है बॉचुलिनम टॉक्सिन। और बॉचुलिनम टॉक्सिन के थोड़ी सी अमाउंट हम यूज़ करते हैं इन द फॉर्म ऑफ बोटॉक्स या बोटॉक्स के इंजेक्शन होते हैं। ओके, सबसे ज़्यादा कॉमनली यूज्ड पॉइजन जो हमारी ओवरऑल यूज़ किया जाता है हमारी कंट्री के अंदर, क्योंकि आपको पता है कि पाकिस्तान एक एग्रीकल्चर कंट्री है, तो इसके अंदर इंसेक्टिसाइड बहुत ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं। तो जो मोस्ट कॉमनली यूज्ड पॉइजन, जो सबसे ज़्यादा हम पॉइजन यूज़ करते हैं एग्रीकल्चर के अंदर, तो वो होता है ऑर्गेनो फॉस्फेट कंपाउंड्स होते हैं। ठीक हो गया। ओके, और ऐसा पॉइजन जो कैथार्टिक्स होता है, ठीक है, कैथार्टिक्स ऑफ चॉइस, तो कैथार्टिक्स ऑफ चॉइस के लिए हम जिसको यूज़ करते हैं वो होता है सोर्बिटोल। ओके, सोर्बिटोल एक कैथार्टिक ऑफ चॉइस है। और एक और पॉइजन भी होता है जिससे हम ये पता चलाते हैं कि बंदा झूठ तो नहीं बोला, लाइट डिटेक्टर के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। तो जो लाइट डिटेक्टर होता है झूठ को पकड़ने के लिए जो पॉइजन होता है उसका नाम है हायोसियामस नाइगर। हायोसियामस नाइगर हमें चेक करने के लिए कि कोई बंदा झूठ तो नहीं बोल रहा, तो ये आर्टिफिशियल नहीं बल्कि नेचुरल डिटेक्टर मशीन होती है, झूठ को पकड़ने के लिए इस्तेमाल होती है। इसके अलावा आपको पता है कि कुछ एक स्पेशलाइज्ड लाइन होती है जिनको बोलते हैं मी लाइन। अब मी लाइन होती है क्या? मी लाइन एक वाइट बैंड्स होती है, किसके ऊपर? वाइट बैंड्स होती है नेल्स के ऊपर। तो ये मी लाइन आपको दो पॉइजनिंग में देखने को मिलती है, एक होती है आर्सेनिक पॉइजनिंग, वो भी क्रॉनिक आर्सेनिक पॉइजनिंग, और दूसरा होता है थेलियम की पॉइजनिंग। इन दोनों के अंदर आपको मी लाइन देखने को मिलती है। इसके अलावा एक और लाइन भी होती है जिसको बोलते हैं बर्टोनियन लाइन। बर्टोनियन लाइन हम कह सकते हैं कि ये आपको किस में देखने को मिलती है? सॉरी, बर्टोनिया लाइन को हम लेड लाइन भी बोलते हैं। तो नाम से लग रहा है कि ये लेड के अंदर आएगी। अब इसकी अपीयरेंस किस तरह से होती है कि ये होती है ब्लूइश ब्लैक लाइन होती है। किसके ऊपर? ब्लूइश ब्लैक लाइन होती है अपर जा के ऊपर। तो जो अपर जा के ऊपर जो ब्लूइश ब्लैक लाइन होती है तो उसको बोलते हैं हम लेड लाइन। और असल में होता ये है कि जो लेड सल्फाइड के ग्रैन्यूल्स होते हैं वो अपर जा के अंदर डेपोजिट हो जाते हैं, तो फिर इस लाइन को बर्टोनियन लाइन या लेड लाइन बोलते हैं। इसके अलावा एक और लाइन भी होती है जिसको बोलते हैं क्लेप्टन लाइन। क्लेप्टन लाइन सी से है तो फिर सी से कॉपर, तो ये कॉपर की पॉइजनिंग में देखने को मिलती है। ये वाली ब्लूइश ब्लैक थी, तो ये वाली ग्रीनिश लाइन होती है, ये भी अपर जा के ऊपर देखने को मिलती है क्योंकि वहाँ पर कॉपर सल्फाइड के ग्रैन्यूल्स डिपॉजिट होना शुरू हो जाते हैं। तो ये थोड़ा सा मिसलेनियस हमने कुछ बता दिया। ओके, फिर इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं सल्फ्यूरिक एसिड, वन बाय वन पॉइजन को स्टार्ट करते हैं। तो क्लेप्टन लाइन का बता दिया, अब हम स्टार्ट करते हैं वन बाय वन पॉइजन उनके स्पेशलाइज्ड फीचर को। तो पहला है H2SO4। H2SO4 के जो काम के फीचर्स आपने याद करने हैं, सबसे ज़्यादा जो एजेंट या जो एसिड होता है जो विट्रियोलेज के तौर पर इस्तेमाल होता है तो H2SO4 है। तो यानी H2SO4 विट्रियोलेज की फॉर्म में हम यूज़ कर सकते हैं। ओके, यानी विट्रियोलेज के लिए किसी के ऊपर एसिड फेंक देती है ताकि उसका चेहरा ख़राब हो जाए, डिसफिगरमेंट हो जाए या ब्लाइंडनेस हो जाए, तो इस केस में हम इसको विट्रियोलेज एजेंट के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा विट्रियोलेज एजेंट में H2SO4 के अलावा और कौन कौन से हो सकते हैं? HNO3 भी हो सकता है, लेकिन सल्फ्यूरिक एसिड सबसे ज़्यादा कॉमन होता है जिसकी वजह से उसको ऑयल ऑफ विट्रियोल भी बोलते हैं। इसके अलावा H2SO4 ये वाहिद एसिड है जो अबॉर्टिफेसिएंट एजेंट के तौर पर इस्तेमाल होता है, अबॉर्शन करवाने के लिए इस्तेमाल होता है। ओके, और अगर किसी को H2SO4 की पॉइजनिंग हो गया है तो इसकी पॉइजनिंग को रिवर्स करने के लिए हम मिल्क ऑफ मैग्नीशिया यूज़ करते हैं। ओके, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया हम इसके पॉइजनिंग को ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल देते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। ओके, तो ये मिल्क ऑफ मैग्नीशिया एंटी एसिड के तौर पर इस्तेमाल होता है, एंटीडोट के तौर पर इस्तेमाल होता है ताकि इसके हम एसिड को न्यूट्रलाइज कर सके। इसके अलावा पेन को रिलीव करने के लिए मॉर्फिन देते हैं, थर्स्ट को रिलीव करने के लिए आइस की क्यूब्स देती है, डिहाइड्रेशन को शॉक को मिनिमाइज करने के लिए इंट्रावेनस फ्लूइड कॉर्टिकोस्टेरॉइड देती है,
अगर ग्लैरिस का एडिमा हो गया तो हम ट्रैकियोस्टमी परफॉर्म कराते हैं। अगर स्किन जल गई है तो उसको वाटर से वॉश करने के बाद मैग्नीशियम सल्फेट का पेस्ट देते हैं। अगर आइस के ऊपर एसिड की थ्रोइंग हुई है तो इस केस में हम सोडियम बाइकार्बोनेट से उसको वॉश करते हैं, ठीक है। तो मिल्क ऑफ मैग्नीशियम मेनली आपने याद रखना है। और इसके अलावा H2SO4 की पॉइजनिंग से रिलेटेड बातें, इसके जो फेटल डोज होता है, एग्जाम में इसका फेटल डोज और फेटल पीरियड ज़रूर पूछा जाता है, इसको अच्छे तरीके से करके जाना। तो इसका जो फेटल डोज होता है वो 10 से लेकर 25 मिलीलीटर होता है, ओके। और 10 से लेकर 25 यानी 25 का अगर आप आधा करो तो बनता है 12 से लेकर 24 घंटे इसकी क्या होता है, फेटल पीरियड होता है। तो इसका फेटल डोज और फेटल पीरियड अच्छे तरीके से करके जाना। और इसकी वजह से जो अपेयरेंस होती है कहने का मतलब टिश्यू की, वो किस टाइप की होती है, ब्राउनिश ब्लैक डिस्कलरेशन हो जाती है, ब्राउनिश ब्लैक डिस्कलरेशन हो जाती है H2SO4 की वजह से, ओके। ब्राउनिश ब्लैक डिस्कलरेशन होती है। और इसके अलावा जो येलो होती है वो HNO3 की वजह से होती है। वॉमिटिंग का कलर भी ऐसे ही ब्राउनिश ब्लैक हो जाता है, लेकिन अगर स्टोमक की परफोरेशन हो जाएगा तब कोई वॉमिटिंग नहीं हो पाएगी, ओके। तो ये आपने कुछ बातें नोट कर लेनी है किसके बारे में, H2SO4 के बारे में, ब्राउनिश ब्लैक डिस्कलरेशन हो जाती है। अब इसके बाद हम चलते हैं दूसरे पॉइजन है, उसका नाम है HNO3 की तरफ। तो HNO3 के अगर देखते हैं तो HNO3 का दूसरा नाम क्या होता है, एक्वा फोर्टिस होता है, एक्वा फोर्टिस होता है। आई थिंक यहाँ पे स्पेस इतनी नहीं है, चलिए एडजस्ट नहीं हो पा रहा, चलो। एक्वा फोर्टिस बोलते हैं किसको, HNO3 को। और HNO3 के अंदर जेंथोप्रोटिक रिएक्शन होता है, तो इसकी वजह से टिश्यू की डिस्कलरेशन येलो रंग की होती है, ना कि ब्राउनिश ब्लैक होती है, ओके। तो इसके अंदर कौन सा रिएक्शन होगा, जेंथोप्रोटिक रिएक्शन होगा, और टिश्यू की डिस्कलरेशन येलो कलर्ड होती है, ओके। येलो कलर डिस्कलरेशन होती है स्किन की और म्यूकस मेम्ब्रेन की, और रिएक्शन को क्या बोलते हैं, जेंथोप्रोटिक रिएक्शन बोलते हैं। इसकी फैटल डोज फैटल पीरियड इतनी एग्जाम में आती नहीं है, लेकिन फिर भी इसकी जो फैटल डोज होती है वो फैटल पीरियड होता है तकरीबन हम कह सकते हैं कि इसके सिमिलर होता है H2SO4 के। तो आप इसको याद रख लेना, HNO3 का भी ये लिख देना तो आपका काम चल जाएगा, ओके। और ये फ्यूमिंग लिक्विड होता है, फ्यूम्स प्रोड्यूस करता है जब ये रिएक्शन करता होता है, जेंथोप्रोटिक रिएक्शन होता है। और इसका जो एंटीडोट होता है वही मिल्क ऑफ मैग्नीशिया होता है। तो इन दोनों पॉइंट्स को आप तैयार कर लेना अच्छे तरीके से, ये दोनों पॉइंट्स HNO3 के ऊपर भी अप्लाई हो जाते हैं, ओके। इसके बाद जो तीसरा हम पॉइजन स्टार्ट करते हैं वो है HCl। ये सारे क्रोसिव मिनरल एसिड की बातें कर रहे हैं। जो HCl होता है इसका दूसरा नाम क्या होता है, इसका HNO3 का दूसरा नाम था एक्वा फोर्टिस था, या इसको रेड स्पिरिट ऑफ नाइटर भी बोलते हैं, या इसको इनग्रेविक एसिड भी बोलते हैं। अगर हम HCl की बात करते हैं तो फिर HCl को हम म्यूरेटिक एसिड भी बोलते हैं। आई थिंक ऐसे मेरा स्टेबल नहीं हो पा रहा, ओके। HCl को हम म्यूरेटिक एसिड बोलते हैं या स्पिरिट ऑफ साल्ट बोलते हैं, ये इसका दूसरा नाम होता है, ओके। तो स्पिरिट ऑफ साल्ट है, ये वाहिद पॉइजनिंग है, ये वाहिद मिनरल एसिड है जो कि स्किन को स्टेन नहीं करता। इस केस में जो स्किन की स्टेनिंग थी या डिस्कलरेशन थी वो ब्राउनिश ब्लैक थी, लेकिन इस केस में येलो थी। HCl के अंदर कोई स्टेनिंग नहीं होती, स्किन की कोई स्टेनिंग नहीं होती, ओके। लेकिन ये कपड़ों को काला बना देता है, कपड़ों को क्या बना देगा, डार्क कलर बना देगा, डार्क कलर्ड क्लॉथ हो जाएंगे। इसकी फेटल डोज और फेटल पीरियड ऑलमोस्ट इसकी H2SO4 HNO3 जैसी होती है। और इनके लिए जो एंटीडोट होता है वो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया होता है। तो फिर ये तीनों पॉइजन के ऊपर ये वाले 2 पॉइंट्स अप्लाई होते हैं, तो इनको अच्छे तरीके से नोट कर लेना, ओके, ठीक है। बाकी इन तीनों के अंदर सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट पॉइजन है वो H2SO4 है। तो उसका H2SO4 को आपने अच्छे तरीके से तैयार कर लेना कि H2SO4 में क्या क्या क्लिनिकल प्रेजेंटेशन क्या होती है, पोस्टमार्टम फाइंडिंग क्या होती है। तो पोस्टमार्टम फाइंडिंग की अगर मैं आपको बात करता हूँ तो फिर चिन्स होते हैं, चिन होता है, नेक्स होता है, लिप्स की बर्निंग हो जाती है, फिंगर की भी बर्निंग हो सकती है, ओके। और इसके अलावा क्रोयन माउथ के अंदर हो सकती है, और नेबरिंग वेसना में एडिमा वगैरह देखने को मिल सकता है, स्टोमक की परफोरेशन हो सकती है। नेक्स्ट चलते हैं हम ऑक्सैलिक एसिड या ऑर्गेनिक एसिड वाली कैटेगरी की तरफ। तो ऑक्सैलिक एसिड ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट एसिड है, इसको आपने अच्छे तरीके से तैयार करना है। ऑक्सैलिक एसिड, तो ऑक्सैलिक एसिड का पहले दूसरा नाम क्या होता है, इसको बोलते हैं एसिड ऑफ शुगर बोलते हैं, एसिड ऑफ शुगर बोलते हैं इसको, एसिड ऑफ शुगर बोलते हैं ऑक्सैलिक एसिड को। और ये वाहिद पॉइजन है जिसके डुअल मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होते हैं, ओके। यानी जो क्रॉसिव वाली कैटेगरी के अंदर एक उसका एक लोकल एक्शन होता है, एक इसका रिमोट एक्शन होता है। लोकल होता है जिसका एक रिमोट एक्शन होता है। लोकल में क्रॉसिव एक्शन और रिमोट के अंदर ये शॉक वगैरह करवा देता है, हाइपोकैल्सीमिया वगैरह करवा देता है, ओके, ठीक है। और इस केस में क्या क्या फाइंडिंग देखने को मिलती है, इस केस में हर चीज़ ब्लैक हो जाएगी, कॉफी ग्राउंड वॉमिटस होगा, स्टोमक काला पड़ जाएगा, वॉमिट ब्लैक होगी, कॉफी ग्राउंड अपीयरेंस होगी क्योंकि वहाँ पे एसिड हेमेटिन आ जाएगा, हाइपोकैल्सीमिया करवा देता है, सीरम कैल्शियम लेवल कम हो जाएगा, ओके। और अगर हम इसकी जो गैस्ट्रिक लैवेज परफॉर्म कराते हैं तो फिर गैस्ट्रिक लैवेज के लिए वार्म वाटर को कॉन्ट्राइंडिकेट करते हैं, वार्म वाटर को यूज़ नहीं करना, जो गर्म पानी है उसको इस्तेमाल नहीं करना क्योंकि वार्म वाटर ऑक्सैलिक एसिड की सॉल्युबिलिटी को बढ़ा देता है। इसके अलावा आपने जो अल्कलाइंस होते हैं, फॉर एग्जांपल अल्कली है, सोडियम है, पोटैश अमोनिया है, इनको यूज़ नहीं करना क्योंकि इनके जो ऑक्सैलेट होते हैं वो रिलेटिवली सॉल्युबल होते हैं। तो कि आपने इनको अल्कलीज को और वार्म वाटर दोनों को यूज़ नहीं करना क्योंकि इनकी सॉल्युबिलिटी बढ़ जाती है इसकी वजह से, ओके।
और स्टोमक की जो अपेयरेंस होती है, यहाँ पे एक वर्ड लिखा हुआ है बुक में, उसका नाम है लीदरी अपेयरेंस या लीदरी स्टोमक। तो जो स्टोमक होगा वो बिल्कुल चमड़े जैसा हो जाएगा, लीदरी स्टोमक हो जाएगा। इसके नेफ्रोटॉक्सिक एक्शन भी आते हैं, सीएनएस के ऊपर भी एक्शन आना शुरू हो जाते हैं, जीआईटी पे भी आना शुरू हो जाते हैं। ओके ठीक है। और ऑक्सैलिक एसिड के अंदर और काम की चीज़, इसकी फैटल डोज लिखी हुई है। इसकी फैटल डोज 15 से लेकर 20 ग्राम होती है और इसका जो फैटल पीरियड होता है तकरीबन 1 घंटे के अंदर अंदर मौत हो जाती है। और इसी टॉक्सिन के बारे में क्रिस्टियन सेन था, वो आप पढ़ लेना उसको। तो ये वाला ऑक्सैलिक एसिड तक हमने कवर कर लिया। अब हम इसके बाद चलते हैं कार्बोलिक एसिड की तरफ। तो कार्बोलिक एसिड की तरफ चलते हैं। तो कार्बोलिक एसिड जिसको फिनोल बोलते हैं, पहले कार्बोलिक एसिड के दूसरा नाम क्या होता है? कार्बोलिक एसिड का दूसरा नाम होता है फिनोल। ओके, फिनोल होता है। अब कहते हैं कि जो गैस्ट्रिक लैवेज होती है, गैस्ट्रिक लैवेज वैसे तमाम क्रोसिव के अंदर कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होती है। ओके, लेकिन ये वाला जो है कहने का मतलब जो कार्बोलिक एसिड है, इस केस के अंदर हम गैस्ट्रिक लैवेज परफॉर्म करा देते हैं। ओके, ठीक हो गया। तो इस केस में हम गैस्ट्रिक लैवेज परफॉर्म करेंगे, यानी गैस्ट्रिक लैवेज सब के लिए कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होती है, लेकिन इस क्रोसिव के लिए कॉन्ट्रा इंडिकेटेड नहीं होती। यूरिन के अंदर आएगी तो यूरिन के अंदर आने को बोलते हैं कार्बोल्यूरिया, और इसमें जो यूरिन का कलर होगा वो स्मोकी ग्रीन होगा, स्मोकी ग्रीन कलर अपीयरेंस होगी। ओके, पीछे मैंने एक पॉइंट बताया था, वो लेदरी स्टोमक, वो लेदरी स्टोमक इसका नहीं था, तो सॉरी फॉर मिस्टेक है। लेदरी स्टोमक इसका पॉइंट नहीं होता, बल्कि लेदरी स्टोमक कार्बोलिक एसिड में होता है, ऑक्सैलिक एसिड में नहीं होता है। ठीक है, तो जो लेदरी स्टोमक होगा वो किस में होगा? वो इसी फिनोल वाली पॉइजनिंग वाली के अंदर होगा। तो लेदरी स्टोमक हो जाएगा, इसमें स्मोकिंग आपको बता दिया। और आपको पता है कि जो फिनोल की वजह से एक और कंडीशन हो जाएगी जिसको बोलते हैं ओवोक्रोनोसिस। ओवोक्रोनोसिस के अंदर होता है कि हमारी बॉडी के अंदर जो फिनोल होती है, दो कंपाउंड के अंदर पार्शियल ऑक्सीडाइज हो जाती है। एक कंपाउंड का नाम है हाइड्रोक्सी या हाइड्रोक्विनोन, दूसरा होता है पायरोकेटिकोल। इन दो कंपाउंड के अंदर पार्शियल ऑक्सीडेशन हो जाती है, और फिर पार्शियल ऑक्सीडेशन होने के बाद ये कंपाउंड लेंस के ऊपर जमा होना शुरू हो जाती है, और जो कार्टिलेज के ऊपर जमा होना शुरू हो जाती है, उनकी ब्लैकिश डिस्कलरेशन करवा देगी। इस कंडीशन को बोलेंगे ओवोक्रोनोसिस। और यूरिन के अंदर अगर कार्बोलिक एसिड आएगा तो उसको बोलेंगे कार्बोल्यूरिया। कार्बोल्यूरिया को चेक करने के लिए हम करते क्या है? हम कार्बोल्यूरिया को चेक करने के लिए हम दो चीज़ें करते हैं, एक या तो फेरिक क्लोराइड अप्लाई कर देते हैं, या फिर हम अप्लाई कर देते हैं ब्रोमीन वाटर। तो अगर हम फेरिक क्लोराइड ऐड करते हैं तो यूरिन ब्लू बन जाएगा अगर इसमें फिनोल है, लेकिन अगर ब्रोमीन वाटर ऐड करेंगे तो प्रेसिपिटेट बनना शुरू हो जाएगा, ट्राई ब्रोमो फिनोल के। और हम अगर यूरिन को अप्लाई करते हैं बेनेडिक एजेंट के ऊपर या फेरिंग सोल्यूशन के ऊपर, तो वो उसको ऑक्सीडाइज कर देगा, सॉरी रिड्यूस कर देगा। ओके, कार्बोलिक एसिड है, वो क्रोनोसिस होती है। इसकी फैटल डोज बिल्कुल तकरीबन, इसकी फैटल डोज थी 15 से लेकर 20 ग्राम, इसकी फैटल डोज होती है 10 से लेकर 15 ग्राम तक होती है, और इसकी जो फैटल पीरियड होता है वो 3 से लेकर 4 घंटों तक एग्जिस्ट करता होता है। कार्बोलिक एसिड के लिए जो टेस्ट थे, फेरिक क्लोराइड है, ब्रोमीन टेस्ट है, इसके अलावा सोडियम नाइट्राइड टेस्ट भी होता है। ओके, बेनेडिक वगैरह फेलिंग रिएजेंट ये भी हम परफॉर्म करा देते होते हैं। ओके, अगर हम पोस्टमार्टम फाइंडिंग की बात करते हैं तो फिर पोस्टमार्टम फाइंडिंग के अंदर ग्रेइश वाइट स्टेन्स होती है, किसके ऊपर? एंगल ऑफ माउथ के ऊपर, चिन के ऊपर। फिनोलिक ऑर्डर होती है, म्यूकस मेम्ब्रेन स्वेलन होती है, हार्डन होती है, डिस्कलर होती है। ठीक हो गया। तो ये सब आपको पोस्टमार्टम फाइंडिंग के ऊपर देखने को मिलती है, जो लेदरी स्टोमक है उसके लिए स्पेसिफिक होता है। ओके, और इसके केस में हम गैस्ट्रिक लैवेज परफॉर्म कराते रहते हैं यहाँ तक कि फिनोलिक ऑर्डर खत्म हो जाती है। अब हम नेक्स्ट चलते हैं अपने पॉइजन की तरफ, वो है हाइड्रोसियानिक एसिड एंड सियानाइड। तो हाइड्रोजन से इसका पहले दूसरा नाम क्या होता है हाइड्रोसियानिक एसिड का? तो हम इसको प्रूसिक एसिड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? प्रूसिक एसिड या सियानोजन बोलते हैं, सियानोजन या प्रूसिक एसिड बोलते हैं। ओके, और इसकी वजह से जो चीज़ होती है जो उसके लिए स्पेसिफिक है वो है बीटर आलमंड, कड़वा बादाम। अगर आप कह लो ठीक हो गया, कड़वा बादाम। और इसकी वजह से जो डेथ होती है वो काफ़ी ज़्यादा सडन होती है, इतनी ज़्यादा डेथ होती है कि बंदे को रोने का भी टाइम नहीं मिलता। ठीक है, तो ये आइडियल सुसाइडल पॉइजन है जो आपको पहले मैं बता चुका हूँ। ओके, और इसके अंदर अगर पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन करते हैं तो पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन के अंदर जो चीज़ आती है वो ब्राइट रेड डिस्कलरेशन होती है। एक होती है चेरी रेड जो कार्बन मोनोऑक्साइड की पॉइजनिंग के अंदर देखने को मिलती है, लेकिन इसके केस में हमें क्या देखने को मिलती है? ब्राइट रेड अपीयरेंस देखने को मिलती है। एग्जाम में कभी कभार कार्बन मोनोऑक्साइड और इन दोनों का फर्क आ सकता है, तो इन दोनों का फर्क आपको बता देता हूँ। स्किन का कलर कार्बन मोनोऑक्साइड की पॉइजनिंग के अंदर चेरी रेड होता है, लेकिन इस केस में ब्राइट रेड होता है। अगर आप ऑर्डर को देखोगे कार्बन मोनोऑक्साइड का कोई स्मेल नहीं होती, लेकिन जो इसकी HCN की होती है वो बिटर आलमंड लाइक स्मेल होती है, कड़वे बादाम कह लो। ब्लड कहने का मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड वाले के केस में क्लॉट नहीं होता, इसमें क्लॉट हो जाएगा। और अगर स्पेक्ट्रोस्कोपी करोगे तो इसमें आपको ऑक्सी हीमोग्लोबिन और उस वाले में कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन देखने को मिलेगा। तो ये तो बातें होगी HCN के बारे में। ओके, तो HCN के बारे में बीटर आलमंड स्मेल है, आइडियल सुसाइडल पॉइजनिंग है। ठीक है, ब्रिक
ब्रिक ब्राइट रेड अपीयरेंस देखने को मिलती है। और इसका जो एंटीडोट होता है, एंटीडोट इसके इंपॉर्टेंट होते हैं, बार बार एग्जाम के अंदर इसके एंटीडोट पूछे जाते हैं कि आपने ट्रीटमेंट किस तरह से करना है इसका। ओके, तो ट्रीटमेंट इस तरह से करना है कि आपने हाइड्रोक्सोकोबालामीन देना है, हाइड्रोक्सोकोबालामीन, या फिर अगर आपके पास वो नहीं है तो सोडियम थायोसल्फेट और सोडियम अमाइल नाइट्राइड अप्लाई कर देना है। ठीक हो गया, सोडियम थायोसल्फेट, सोडियम नाइट्राइड और सोडियम अमाइल नाइट्राइड, या फिर हाइड्रोक्सोकोबालामीन आप इस्तेमाल कर सकते होते हैं। नेक्स्ट हमारा जो पॉइजन है उसका नाम है हाइड्रोसियानिक एसिड। के बाद हम इरिटेंट वाली कैटेगरी में आ जाते हैं। तो इरिटेंट वाली कैटेगरी के अंदर जो पॉइजन है उसका नाम है फास्फोरस। अब फास्फोरस की दो फॉर्म होती है, वाइट फास्फोरस और रेड फास्फोरस। एग्जाम में अगर आपसे पूछा कि वाइट फास्फोरस और रेड फास्फोरस का फ़र्क क्या होता है, वैसे बहुत कम आ जाता है, लेकिन कभी कभार वाइवा के अंदर आपसे पूछ लेते हैं कि कौन सा फास्फोरस ज़्यादा डेंजरस होता है, वाइट फास्फोरस या रेड फास्फोरस। ओके, तो आपने इन दोनों का डिफरेंस को थोड़ा बहुत रीड कर लेना है। जो वाइट फास्फोरस है वो वाइट होता है, जबकि रेड फास्फोरस रेडिश ब्राउन होता है। जो वाइट फास्फोरस है उसकी गार्लिक ऑर्डर होती है, लेकिन रेड फास्फोरस की कोई ऑर्डर नहीं होती। सबसे ज़्यादा जो टॉक्सिक होता है वो वाइट वाला होता है, क्योंकि इसकी गार्लिक की ऑर्डर होती है, डार्क में लुमिनस होता है। तो सारी जो प्रॉपर्टीज़ होती है वो वाइट फास्फोरस के हवाले से हम देखते हैं। ओके, तो फास्फोरस के बारे में आपने क्या बातें नोट करनी है। तो फास्फोरस एक लीवर पॉइजन होता है। ठीक है, तो पहली बात ये लीवर वाला पॉइजन होता है, लीवर को नुकसान पहुंचाता है, लीवर की नेक्रोसिस करवा देगा, एट्रोफी वगैरह करवा देगा। ओके, और इसकी वजह से एक चीज़ होती है जिसको बोलते हैं प्रीपियाज्म और फोसीजा, ये चीज़ें इसके लिए स्पेसिफिक है। तो एक वर्ड है जिसका नाम है प्रीपियाज्म, दूसरा वर्ड है फोसीजा। इन दोनों वर्ड्स को आपने फास्फोरस की पॉइजनिंग में याद रखना है। ठीक है, तो एमसीक्यू में अगर आ सकते हैं कि फोसीजा किसकी वजह से होता है या प्रीपियाज्म किस में होती है, तो वह फास्फोरस की पॉइजनिंग में ही देखने को मिल सकती है। कहती है कि फास्फोरस की पॉइजनिंग को रिवर्स करने के लिए ऑयल या कैल्शियम की जो प्रोडक्ट होती है वो कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होती है। ठीक है, ओके, यानी हम ऑयल या जो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है वो इस्तेमाल नहीं करेंगे। पहले हम मिल्क ऑफ मैग्नीशिया मिनरल एसिड के लिए यूज़ करते थे इनकी पॉइजनिंग को रिवर्स करने के लिए, लेकिन इसके लिए रिवर्स करने के लिए हम इस्तेमाल नहीं करेंगे। फास्फोरस की वजह से क्या होती है, गार्लिक ऑर्डर आना शुरू होती है, गार्लिक ऑर्डर, और ये गार्लिक लाइक ऑर्डर ऑर्गेनोफॉस्फेट वाली पॉइजनिंग वाले में भी देखने को मिलती है। तो आपने इसको इस पॉइंट को नोट कर लेना है। ओके, अगर हम यूरिन को या जो वॉमिट होता है या फेसेस होते हैं उसको डार्क में रखें तो उनकी लुमिनोसिटी होती है, वो चमकदार होती है, थोड़ी सी लुमिनोसिटी होती है। ओके, फोसीजा या ग्लास जार मैं आपको पहले बता चुका हूँ, इसका जो एंटीडोट होता है वो कॉपर सल्फेट होता है, फास्फोरस का कॉपर सल्फेट। ओके, और जो मैग्नीशियम सल्फेट था वो किस में था, कार्बोलिक एसिड के लिए। तो दोनों को आपने ध्यान से पढ़ना है। दोबारा बता देता हूँ, जो मैग्नीशियम सल्फेट था वो आप किस में यूज़ करते हो, कार्बोलिक एसिड में या फिनॉल के लिए, लेकिन जो कॉपर सल्फेट है ये आप इस्तेमाल करते हो फास्फोरस के लिए। तो Cu कॉपर सल्फेट और P से बनेगा फास्फोरस। ओके, और जो मैग्नीशियम सल्फेट है तो वो कार्बोलिक एसिड के लिए स्पेसिफिक होता है। ओके, तो आई थिंक वीडियो की लेंथ कुछ ज़्यादा बढ़ गई है, तो इस इम्पोर्टेंट जो स्पेशल टॉक्सिकोलॉजी वाली पॉइजन्स को मैं पार्ट 1 दे देता हूँ। जो पार्ट 2 वीडियो है मैं इंशाल्लाह ताला आज ही अपलोड कर दूंगा, ताकि सारी पॉइजन्स को मैं ख़त्म कर सकूँ और आप इनकी प्रिपरेशन कर सको। तो उम्मीद है कि वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।